हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मैथ्स फिजिक्स क्लास 12 का पूरी तरीके से कोर्स करवाया जाएगा। क्योंकि अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, ये कब खत्म हो इसका कोई गारंटी नहीं है। और आपको कंपटीशन की मैथमेटिक्स भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का कोर्स करवाया जाएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। आज जो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है और 2020 की फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है। 2020 की फाइनल एग्जाम का ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करवाने वाला हूं। ये पहले वाले अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले वाले अध्याय में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपने डायरेक्टली दो क्वेश्चन कर लिए, एक अक्षय स्थिति का और एक निरक्षीय स्थिति का, आपका 100% श्योर है कि आप एक 4 नंबर का क्वेश्चन सही करके आने वाले हैं फिजिक्स के फाइनल पेपर में। क्लियर बात है। तो अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा तो भी चलेगा। अभी शुरुआत करते हैं। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या बातें पता होना चाहिए, या मैं इससे पहले वाले अध्याय में क्या क्या चीजें पढ़ा चुका हूं। तो देखिए, मैं सबसे पहले इधर रफली थोड़ा सा बता देता हूं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो देखिए, हम इस वाले चैप्टर में सबसे पहले आवेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। आपको पता है अगर प्लस प्लस चार्ज अगर होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अगर प्लस माइनस चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बता रखा। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, एक न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, उनका द्रव्यमान क्या होता है, आवेश के मूल गुणधर्म क्या होते हैं, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा वीडियो पहले है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, या आप 12 फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर आप शुरुआत के वीडियो में देख सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहला एक जानकारी होनी चाहिए आपको आवेश के बारे में। दूसरा, कूलाम नियम के बारे में। ये अगर आपको नहीं भी पता तो भी चलेगा। कूलाम नियम इस तरीके का, ये भी एक 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पहले करवा चुका हूं, आप जरूर देखिए। कूलाम नियम में कूलाम बल के बारे में बताता कि अगर दो आवेश हमारे पास कहीं पर भी दिए हैं, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, और अगर इनके बीच की दूरी आपके पास क्या है, R है, तो जो एक दूसरे के ऊपर ये बल लगाएंगे उस बल का जो मत होगा कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मतलब कूलाम नियम ये बोलता है, कूलाम ये बोलता था कि जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के, तथा व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। और फिर ये इसको अपन ने कांस्टेंट लिखा था। इस K का मान जो है, K को कूलाम नियतांक भी बोलते हैं, 1/4 पाई E0 भी लिखते हैं। और ये थोड़ा सा रफली आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप कहीं पर भी ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कूलाम नियम से ये कूलाम बल का व्यंजक है। एक चीज ये पता होनी चाहिए आपको, दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इस वाले से ही मैं विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र को हम दर्शाते हैं E से, और E जो होता है वो F के बटे में अगर Q0 ले लिया जाए तो E होता है। क्लियर बात है। तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो F की जगह में देखिए, यहां पर अगर मैं एक Q से एक Q कट जाएगा तो इसका व्यंजक होता है, इसको मैं मेनली उपयोग करने वाला हूं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। E का जो फार्मूला होता है 1/4 पाई E0 इंटू Q, क्योंकि एक Q से एक Q कट जाएगा तो एक Q बटे R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास E का। एक ये फार्मूला उपयोग करने वाले हैं। हालांकि मैं क्वेश्चन में वापस सभी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा आपको एक P का फार्मूला पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है Q इंटू 2A। Q इंटू 2A, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको पूरा। क्लियर बात है। और एक आपको पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन भी मैं पहले बता चुका हूं, आप पहले वाला वीडियो देखिए और वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। तो मैं आपको यहां समझा देता हूं विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। देखिए, विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है जिसमें दो आवेश होते हैं, एक आवेश प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, और दोनों सेम होते हैं।
तो विद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें दो समान आवेश परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं और वो बहुत ही अल्प दूरी पर, इस अल्प दूरी को 2a से दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव किसे, तो विद्युत द्विध्रुव माना कि ये विद्युत द्विध्रुव, ये मार्कर मेरे पास ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव। इसके एक तरफ प्लस का आवेश लगा दो और उतना ही एक तरफ माइनस का आवेश लगा दो और ये बहुत कम दूरी पर अगर रख दो तो ये विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। क्लियर बात है। दूसरा ये मार्कर ले लिया, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। एक तरफ प्लस का लगा दिया, एक तरफ माइनस का लगा दिया, बहुत कम दूरी पर ये विद्युत द्विध्रुव। ऐसे बहुत सारे विद्युत द्विध्रुव अपन बना सकते हैं। कैसे, एक तरफ प्लस का आवेश, एक तरफ माइनस का, दोनों समान होने चाहिए, चिन्ह उनकी विपरीत होने चाहिए और उनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। क्लियर बात है। चलिए, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब देखिए एक और क्या बोला है यहाँ पर, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति किसे बोलते हैं, अगर ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से देखिएगा, तो इसी लाइन को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं तो इसी लाइन में कहीं पर भी मुझे अगर कोई बिंदु दिख जाए, इसी रेखा में अगर कहीं पर भी बिंदु दिख जाए तो इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। और इसके आगे आने वाला है निरक्षीय। तो निरक्षीय स्थिति किसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए। निरक्षीय स्थिति मतलब इसके मध्य बिंदु के लंबवत अगर एक जैसे y अक्ष खींचा जाए या एक रेखा खींची जाए, उसके किसी भी बिंदु पर हो तो ये निरक्षीय स्थिति कहलाती है और इसी में हो तो वो अक्षीय स्थिति कहलाती है। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। द्विध्रुव को अगर आपने एक्स अक्ष मान लिया तो उसी अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ही अगर कोई बिंदु स्थित है तो वो अक्षीय है और इसके लंबवत हमेशा y अक्ष होता है एक्स अक्ष के, तो उस पर कोई स्थित है तो उसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। ये केवल याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। निरक्षीय मतलब लंबवत और अक्षीय मतलब उसी लाइन। क्लियर बात है। चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को पूरा हल करते हैं, किस तरीके से क्या क्या है। क्लियर बात है। चलिए शुरुआत करेंगे हम। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे और इससे पहले अगर विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछता है तो वो आप लिख लीजिएगा जो भी मैंने बोली थी, ठीक है। मैं अभी इतना जगह नहीं, इतना टाइम भी नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। पहले वाले वीडियो में मैं विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन बता चुका हूँ और वह चित्र भी बना चुका हूँ, तो वहां से देखिएगा। देखिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो डायरेक्टली लिखेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हमको निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखिए थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, एक द्विध्रुव बना देता हूं जो भी मैंने बताया। द्विध्रुव में एक चार्ज होता है, प्लस का इधर लिखिएगा, माइनस का इधर लिखिएगा। इसकी अगर दूरी टोटल ध्यान से देखिएगा, इस द्विध्रुव का नाम मैंने ले दिया ए और ये बी। इसकी अक्षीय स्थिति में ध्यान दीजिएगा, इसकी अक्षीय स्थिति में यहां पर कोई एक P बिंदु है जिस पर हमारे पास एक परीक्षण आवेश रखा है, जहां पर हम चेक करने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये टोटल जो विद्युत द्विध्रुव होता है ये 2a दूरी का होता है। इसका मध्य बिंदु अगर मेरे पास O है, ध्यान से देखिएगा, तो इस O से ये बिंदु R दूरी पर अगर रखा है, कितनी दूरी पर रखा है, R दूरी पर रखा है। ये चित्र ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस O से ये P बिंदु जो परीक्षण आवेश है वो R दूरी पर रखा है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षण आवेश सदैव प्लस का चार्ज होता है। क्लियर है। तो इस प्लस के चार्ज के कारण उस पर विद्युत बल किधर लगेगा, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है तो उधर भगाएगा। तो ओबियस बात है, अगर बल उधर लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर जाएगी। तो इस प्लस के कारण अगर आप यहां पर चेक कर रहे हैं, एक चार्ज लाकर चेक करना पड़ता है, तो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर लगेगी, E1 इधर की तरफ लगेगी। और इस माइनस के कारण क्या होगा, यहां पर अगर प्लस का चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ लगेगा जो कम आएगा, क्योंकि ये दूरी पर है, तो ये हमारे पास क्या लगेगा, E2। अगर मैं इसको लिख देता हूं, बस हमारा काम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों को जोड़ना है। अब इन दोनों के सबसे पहले मान निकालते हैं और फिर जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, माना AB एक द्विध्रुव है
द्विध्रुव है। ठीक है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जिसकी लंबाई 2 है तथा उसके दोनों पर प्लस माइनस क्यू चार्जेस रखे। उसको पता है द्विध्रुव बहुत ही कम लंबाई का होता है और उस पर प्लस और माइनस के 2 चार्जेस रखे होते हैं। माना ए भी एक द्विध्रुव है तथा या बोले जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा है जिस पर या बोले जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, व्यंजक ज्ञात करना है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, ये अपने को लिख देना है ऐसा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों चार्जेस के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, तो यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको मैंने क्या माना E1। ध्यान से देखिएगा E1, तो देखिए E1 का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा 1/4 पाई E0 होता था Q/R²। तो Q हमारे पास प्लस का Q है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, यहां पर Q ही लिखना है, इनका प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना, क्योंकि यहां पर मापांक आता है इनका। ठीक है, परिमाण आता है /R²। तो इस बिंदु से इस P बिंदु की ध्यान से देखिएगा दूरी कितनी, तो देखिए अगर ये पूरी दूरी R है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा R माइनस ए होगा ही नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पूरी दूरी R में से ये A हटा देंगे, क्योंकि ये दूरी हमारे पास छोटी सी दूरी क्या है A, और ये दूरी भी हमारे पास A है, क्योंकि 2a है तो A है। अब देखिए पूरे R में से अगर मैं A को हटा दूंगा तो ये दूरी आ जाएगी ना, जिसको BP बोलेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे R माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है E का 1/4 पाई E0 Q/R²। कौन सी दिशा में, तो उस दिशा में, तो यहां पर लिख देंगे BP की दिशा में। क्लियर बात है, BP की दिशा में, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E2। इसमें E2 भी वही लिखेंगे 1/4 पाई E0। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस -Q के कारण, लेकिन यहां माइनस नहीं लिखना, क्योंकि यहां पर जो है इस E वाले फॉर्मूले में यहां पर मापांक आता है, परिमाण आता है, और किसी भी परिमाण में कभी भी उसका दिशा नहीं बताते, Q/R²। तो देखिए इस बिंदु की और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, तो ये दूरी तो R है और ये दूरी और क्या है, A है, तो टोटल दूरी हो जाएगी R+A। तो यहां पर मैं लिख दूंगा R+A का होल स्क्वायर। कौन सी दिशा में है, तो इस दिशा में आ रहा है, तो इस दिशा को क्या बोलेंगे मैं, AP की दिशा या PA दिशा में, PA की दिशा में। समझ में आ रही बात, PA की दिशा में। अगर ये इसकी दिशा उल्टी है तो ये ऑब्वियस बात है माइनस में आएगा। क्लियर बात है। अतः कुल परिणामी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको मैं E बोलता हूं, तो E बराबर E1 धन E2। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो E2 है इसकी दिशा उल्टी है, इसलिए इसको मैं किस में लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा। बस इतना से याद रखिएगा। क्लियर बात है, समझ में आ रही बात। देखिए मैं अब थोड़ा सा नीचे जगह कम है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ये आपको उतना उतार लेना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। बस अब आपको यहां पर डायरेक्टली इन दोनों वैल्यू को पुट करना है और हल करना है। क्लियर बात है, मैं ऊपर से थोड़ा हटा रहा हूं। ठीक है, तो आपको यहां पर देख लेना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा तो E बराबर, यहां पर मैं लिखूंगा E बराबर E1 की जगह मैंने 1/4 पाई E0, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Q/R-A का होल स्क्वायर। और देखिए
यहां पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये माइनस क्यों आया, इसकी दिशा की वजह से, उल्टी दिशा इसलिए, माइनस 1/4π/E0 Q/R+A का होल स्क्वायर। क्लियर बात है, तो इसको भी मैं हटा देता हूं इधर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप समझ कर करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अब यस इसको हल करना है और आपका आंसर लाना है, तो ध्यान दीजिएगा E बराबर, देखिए Q/4π/E0, Q/4π/E0 मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों के पास है Q/4π/E0, Q/4π/E0, तो यहां पर बचा मेरे पास 1/R-A का होल स्क्वायर, और यहां पर बचा मेरे पास 1/R+A का होल स्क्वायर। क्लियर बात है, R+A का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, सही दिख रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। E बराबर, देखिए E हमेशा एक सदिश राशि होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और लेकिन यहां पर अपन ने चिन्ह नहीं लिखा है तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए अब इसको किस तरीके से हल किया जाता है, बट नीचे का नीचे गुणा R-A का होल स्क्वायर इंटू R+A का, और इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो R+A का होल स्क्वायर, बीच में आ रहा माइनस R-A का होल स्क्वायर। क्लियर बात है, बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल कैलकुलेशन कर रहा हूं। Q/4π/E0, और इसका A+B का होल स्क्वायर का सूत्र अगर आपको पता है, A² धन B² धन 2AB। देखिए ये माइनस है इसलिए इसके चिन्ह उल्टे रहते रहेंगे, A² माइनस B², क्योंकि देखिए A² प्लस B² होता है लेकिन माइनस का बाहर है इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। चलिए अगली स्टेप में मैं लिख दूंगा, यहाँ कोष्टक के अंदर ही लिख दूंगा, A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A² धन B² माइनस 2AB। क्लियर है, ये फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर क्या कर दूं, कॉमन निकाल लूं, तो R-A और R+A क्या हो जाएगा, दोनों को साथ में लिखकर स्क्वायर मैंने यहाँ पर कहाँ लगा दिया, ऊपर लगा दिया इसके। क्लियर बात है, देखते रहिए, केवल कैलकुलेशन है इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सभी आराम से कर सकते हैं। देखिएगा R² प्लस A² प्लस 2RA, देखिए माइनस का अंदर गुणा करूंगा तो माइनस का R² माइनस का A² और माइनस माइनस प्लस 2RA। क्लियर है, केवल कैलकुलेशन है इसलिए फास्ट फास्ट बता रहा हूं। A माइनस B, A+B, A² माइनस B², मतलब R² माइनस A² का होल स्क्वायर हमारे पास इधर बाहर लिखा है। देखिए प्लस का R² माइनस का R² कट गया, प्लस का A² और माइनस का A² कट गया। ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं बचा है। E बराबर Q इंटू 2RA क्या हो जाएगा, 4RA बटे 4π/E0 और बटे R माइनस R² माइनस A² का होल स्क्वायर। क्लियर बात है। अब मैं थोड़ा सा उधर लिखकर बताता हूं आपको, देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझते रहिएगा। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अब यहां के बाद ही आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये जो हमारे पास अवयव आ जाता है, इसके बाद देखिए आपको किस तरीके से ध्यान लगाना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें यहां पर आने के बाद सब अटक जाते हैं। अब क्या किया जाए, तो मैं आपको यहां पर सलाह दूंगा, इस ए को नहीं, इस A² को आपको क्या लिखना है, 0। क्यों लिखना है समझाता हूं। आपको पता है द्विध्रुव की डेफिनेशन में हमने पढ़ा, थोड़ा सा इधर रफली बता रहा हूं, कि द्विध्रुव की डेफिनेशन में पढ़ा कि ये दूरी 2a जो है तो बहुत अल्प होती, और इससे r दूरी पर, तो r तो बहुत बड़ा है। देखिएगा यहां पर कोई बिंदु P था तो r तो बहुत बड़ा है, तो r इस a से, a तो केवल इतना सा होता है, तो r a से बहुत बड़ा है, इसलिए A² को हम 0 लिख सकते हैं। यहां पर केवल एक टर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि द्विध्रुव जो होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, यूं समझिए, बहुत कम उसकी दूरी होती है, लगभग 0 दूरी होती है एक दूसरे के बीच की। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। बस यहां पर एक लाइन लिखनी है अपने को, चूंकि A जो है इस तरीके से लिखेगा, बहुत छोटा है किससे, R से, इसलिए A² को हम लगभग 0 बोल सकते हैं, क्योंकि द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, उसकी दूरी 0 होती है, और A² और छोटा होगा इसलिए 0। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस A को 0 नहीं लिखना है, A² को 0 लिखना है। देखिए अब अगर मैं इसको 0 लिख दूं तो देखिए क्या आएगा, R² का R में गुणा करूंगा तो R की घात 4 आएगा। ध्यान से देखिएगा, E बराबर Q बटे
4 पाई ई नॉट, और देखिए ऊपर 4RA को मैंने कुछ नहीं किया, 4RA, और बटे में देखिए अगर मैंने इसको 0 लिख दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R की पावर 4, और एक R से एक R कटेगा तो इधर क्यूब आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं एक और फार्मूला बना रहा हूँ, Q इंटू, ध्यान दीजिएगा 4RA को मैंने लिख दिया 4A और 4 पाई ई नॉट इंटू R क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप अभी फिलहाल लिख सकते हैं। अब और ध्यान देने वाली बात क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। अभी इधर 4 से 4 नहीं काटना है, एक काम है इधर एक फार्मूला बनता है Q इंटू 2A का। ध्यान से देखिएगा, E बराबर, इस 4 को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 भागों में बांटेगा। 4 को 2A इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 होता है, तो इस एक 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, एक 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर बात है, ध्यान से देखिएगा, बटे 4 पाई ई नॉट इंटू R क्यूब। अब देखिएगा, चूंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2A, जिसको बोलते हैं, मैंने अभी बताया था, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, ये थोड़े से फार्मूलेज आपको पता होने चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर बात है। तो देखिए Q इंटू 2A होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P। तो E का जो हमारे पास सूत्र आया, P अगर आ गया तो ऊपर मेरे पास आ गया 2P, और बटे में इधर R क्यूब, और 4 पाई ई नॉट इधर बाहर है तो 1/4 पाई ई नॉट। यह हमारे पास, आप यहाँ चाहे तो यहाँ पर डॉट लगा सकते हैं, यह हमारे पास सूत्र बन चुका है। ठीक है, E बराबर 1/4 पाई ई नॉट इंटू 2P बटे R क्यूब। सदिश रूप, अगर आपसे बोल दे सदिश रूप में, तो सदिश रूप में कुछ नहीं करना, E के ऊपर भी आपको इस तरीके से तीर का निशान लगा देना है, 1/4 पाई ई नॉट थोड़ा सा बाहर है, और 2P के ऊपर भी सदिश का निशान लगा देना बटे R क्यूब। ये आपको आंसर में लिख देना है, और आपको लिखना है यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में व्यंजक है। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन हमारे पास हो गया। इस वाले क्वेश्चन को वापस आप प्लीज एक बार देखिएगा, आपकी बुक से भी देखने की कोशिश कीजिए, तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर बात है। ठीक है, तो आज मैंने अक्षीय स्थिति बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में भी क्लियर करवाने वाला हूँ, क्योंकि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। आगे हमारे पास जो विभव वाले में भी अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति है, इसलिए हम वहां पर भी इसको करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू।